अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिजम्बलिंग सेटअप्स एंड प्रोमिसेस के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहली जो एडवांटेज है वो ये है, रिफ्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इम्प्रूव शेयरेबिलिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी, मतलब इंडिपेंडेंसी। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि भाई शेयरेबिलिटी का कंसेप्ट तो है ही है, क्योंकि डेटा आपने शेयर करना है, क्योंकि डेटाबेसिस है। दूसरा, लोकल ऑटोनॉमी की जो बात है वो मैंने ये बताई थी आपको कि हर एक साइट अपना डेटा खुद ही मेंटेन करेगा। मतलब एक साइट दूसरी साइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे इंडिपेंडेंसी है। मैंने कहा था लोकल रिक्वायरमेंट, हर साइट की अपनी लोकल रिक्वायरमेंट होती है, हर साइट का अपना लोकल यूजर होता है। तो हर एक साइट अपना डेटा खुद ही मेंटेन करेगा, और साथ में अगर दूसरे साइट को उस डेटा की जरूरत होगी तो वो शेयर भी करेगा, मगर पेशावर कैंपस का डेटा पेशावर कैंपस का ही होगा और उसके ही यूजर उसे मेंटेन करेंगे। इम्प्रूव अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इम्प्रूव है, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, क्योंकि अगर एक साइट डाउन है तो आप दूसरी साइट से भी डेटा उठा सकते हैं। आगे हम रेप्लिकास पढ़ेंगे, जिसमें हम हर साइट का डेटा दूसरे साइट के ऊपर एज अ रेप्लिकेटेड फॉर्म में रखेंगे, उसकी एक कॉपी रखेंगे दूसरे साइट के ऊपर। तो अगर एक साइट डाउन भी है, पेशावर कैंपस का डेटाबेस डाउन है, तो हम नौशहरा वाले कैंपस से भी उसका डेटा पिक कर सकते हैं, जो डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक्स, मॉडुलर ग्रोथ। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कम्प्लेक्सिटी, ये पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। कॉस्ट, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी कंट्रोल मोर डिफिकल्ट, यस, क्योंकि डिफरेंट साइट्स के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है तो इंटीग्रिटी कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेक ऑफ स्टैंडर्ड, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है। डेटाबेस डिजाइन मोर कम्प्लेक्स, डेटाबेस को बनाना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। रिजम्बलिंग सेटअप्स, ये वो सेटअप्स है जो कि आपको लगते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेसेस है, मगर ये एक्चुअल में नहीं है, उसकी तरह लगते हैं। पहला जो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर दैट शेयर सम फॉर्म ऑफ मेमोरी। यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम में देखें तो इस सेटअप में अगर देखिए तो प्रोसेसर यूनिट 1 2 3 और मेमोरी है, मेन मेमोरी शेयर कर रहा है इनपुट सिस्टम। ये लगता है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की तरह, मगर ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसमें लॉजिकल रिलेटेड डेटाबेसेस होने चाहिए भाई। और जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग की एग्जांपल दी थी, उसके ऊपर हमने बात की थी, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है भाई, ये शेयर एवरीथिंग टाइट कपलिंग। क्योंकि शेयर एवरीथिंग का मतलब यहाँ पे ये, क्योंकि तीनों प्रोसेसर एक ही रैम यूज कर रहे हैं, तो एक ही रैम यूज कर रहा है, तो एक ही रैम को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कपलिंग हुई वो हुई आपके पास टाइट कपलिंग। दूसरी एग्जाम्पल सिस्टम अगर आप देखें तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम और उसका अपना रैम लगा हुआ है, हर कंप्यूटर सिस्टम का अपना रैम लगा हुआ है, मगर वो सेकेंडरी मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, मतलब डेटा रखने के लिए वो सेकेंडरी मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जो कपलिंग हुई वो लूज कपलिंग हुई, क्योंकि वो वहाँ पे मेन मेमोरी थी, एक ही मेन मेमोरी तीनों शेयर कर रहे थे। डेटा लॉन्च वहाँ पे हो रहा है, उसके बाद प्रोसेसर में जा रहा था, प्रोसेसर के बाद वापस वहाँ पे आकर शो हो रहा था। मगर इस केस में अगर आप देखें तो सेकेंडरी मेमोरी जस्ट फॉर द परमानेंट स्टोरेज यूज हो रही है, और रैम सबके पास अपना अपना लगा हुआ है। तो इस केस में आपके पास ये जो सेटअप है ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की तरह लगता है, मगर ये एक्चुअली उसकी तरह नहीं है। शेयरिंग हो रही है मगर लूज कपलिंग है यहाँ पे। इस वाले केस में देखिए यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही, हर किसी के पास अपना ही सीपीयू है, अपना ही मेमोरी है, और साथ में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है, बस जस्ट स्विच से हमने उसे कनेक्ट किया हुआ है। मतलब कोई मेमोरी शेयर नहीं हो रही यहाँ पे, हर किसी के पास अपनी ही मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस है, रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये कुछ रिजम्बलिंग सेटअप्स है जिसे आप देखकर कह सकते हैं कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम है। नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में ये आते हैं, मगर ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेसेस नहीं है। फिर एक और रिजम्बलिंग सेटअप है, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हैविंग क्लाइंट सर्वर सिस्टम इन्वॉल्व और नेटवर्क। इस सिस्टम में भी देखिए तो यहाँ पे एक ही साइट के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल है, और ये जो और साइट्स है ये विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इस साइट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम नहीं है, ये आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल है।
यहां पे आए डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। अब यहां पे अगर आप इस ओवरऑल आर्किटेक्चर को देखते हैं तो इसे मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। अब इसमें अगर देखें, ये लोकल साइट्स हैं। साइट 1 पिशावर कैंपस, साइट 2 नौशहरा कैंपस, साइट 3 चारसद्दा कैंपस, ये लोकल साइट है। और लोकल साइट के ऊपर अपना लोकल स्कीमा चल रहा है और डेटाबेस इंस्टॉल है। लोकल स्कीमा चल रहा है एंड डेटाबेस इंस्टॉल है। अब इन साइट्स को जो एक्सेस कर रहे हैं या इन साइट के ऊपर डेटाबेस को जो मेंटेन कर रहे हैं वो लोकल यूजर है। मैंने पहले भी बताया था कौन है जी, लोकल यूजर है जो कि इन डीबीएमएस में काम कर रहे हैं। तो इनका जो स्कीमा है वो क्या है जी, लोकल स्कीमा है। मगर अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो डिस्ट्रीब्यूट डीबीएमएस, यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्लोबल स्कीमा का, और मैंने ग्लोबल यूजर का भी बताया था क्योंकि ग्लोबल यूजर इन तमाम साइट से डेटा उठाएगा एज अ ऑनर। अगर मेरी एक यूनिवर्सिटी है और इसकी कैंपसेस पिशावर में है, चारसद्दा में, मर्दान में है, अब इन तीनों कैंपसेस का मुझे डेटा चाहिए, तो यहां पे यूज हो रहा है ग्लोबल स्कीमा। तो ग्लोबल स्कीमा में आप याद रखें कि भाई एक्चुअली कोई डेटा नहीं होगा फिजिकली, ये हम इन साइट से डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो इन तमाम साइट से जो डेटा गेट करने वाला बंदा है उसका नाम है ग्लोबल यूजर। लेट सपोज वो ऑनर हुआ, उसने लॉस एंड प्रॉफिट चेक करना है, उसने चेक करना है कि भाई इस साल कितने डिग्रीज इश्यूज हुए, कितनी डिग्री इशू किए गए हैं, कितने डिग्री स्टूडेंट्स को मिले। तो वो बंदा कौन है जी, ग्लोबल यूजर है। तो ग्लोबल यूजर को जब इन तमाम साइट से डेटा पिक करना होगा तो उसके लिए जो स्कीमा यूज होगा वो होगा ग्लोबल स्कीमा। मगर यहां पे बात याद रखें कि ग्लोबल स्कीमा में आपके पास एक्चुअली कोई डेटा नहीं होगा, फिजिकली कोई डेटा नहीं होगा। अगर आप देखें तो ग्लोबल यूजर वाली साइट पे कोई डेटाबेस नहीं लगा हुआ, मगर लोकल वाली साइट पे अपने अपने डेटाबेसेस है, उनका अपना ही लोकल स्कीमा है। तो वो इन तमाम से डेटा गेट होके एज एक टेबल की फॉर्म में उसे शो हो जाएगा जिसे हम ग्लोबल स्कीमा कहेंगे। तो उसमें एक्चुअली कोई डेटा नहीं होगा, फिजिकली डेटा नहीं होगा, उसके पास कोई स्टोरेज नहीं है ग्लोबल स्कीमा के पास। वो जस्ट इन तमाम साइट से डेटा गेट करके ग्लोबल यूजर को शो करवाने के लिए जो स्कीमा हम यूज करेंगे वो स्कीमा हमारे पास कौन सा स्कीमा कहलाएगा, ग्लोबल स्कीमा कहलाएगा। फिर समझाते हूं, ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं भाई ये लोकल साइट्स हैं, साइट 1 साइट 2 एन तक, नोड एन तक हम जा रहे हैं, फ्रॉम 1 टू एन। अब जितने साइट है, 10 है, 1000 है, जितने भी है, मगर ये साइट्स है लोकल, और इन लोकल साइट्स के ऊपर जो बंदे काम करें वो लोकल यूजर है आपके पास, और जो स्कीमा ये साइट यूज करेंगे वो कौन सा स्कीमा होगा, वो लोकल स्कीमा होगा। मगर अगर जो ग्लोबल यूजर अगर इन तमाम से डेटा उठाएगा तो उसके लिए जो स्कीमा यूज होगा वो कौन सा स्कीमा होगा, ग्लोबल स्कीमा होगा। बात समझ आई? फॉर द ग्लोबल एक्सेस वी हैव ओनली स्कीमा। ग्लोबल एक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जिस तरह मैंने बताया, हमें सिर्फ स्कीमा चाहिए, नो डेटा फॉर ग्लोबल एक्सेस, डेटा हमें नहीं चाहिए। ग्लोबल एक्सेस वी डिफाइन स्कीमा ओनली, उसके लिए हम डिफाइन करेंगे जस्ट स्कीमा। ग्लोबल स्कीमा है क्या चीज है उसमें, व्हाट वी आर गोइंग टू शो टू द ग्लोबल यूजर, क्या चीज हम दिखाना चाहते हैं, विच फॉर्म ऑफ डेटा हम दिखाना चाहते हैं, विच डेटा आइटम्स हम दिखाना चाहते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू गेट डेटा फ्रॉम दीज थिंग फ्रॉम ईच साइड, हर साइड से हम डेटा किस तरह गेट करेंगे, व्हाट फॉर्म इट स्टोर इन ऑन ईच साइड, किस फॉर्म में ये स्टोर है हर साइड के ऊपर, हाउ वी आर गोइंग टू फेच एंड मर्ज दिस डेटा, किस तरह हम डेटा को गेट करेंगे और फिर मर्ज करेंगे, एंड शो डेटा टू ग्लोबल यूजर एज ए सिंगल थिंग, और यही डेटा शो करना है ग्लोबल यूजर को एज ए सिंगल थिंग, एक टेबल में। सो डेटा इज फॉर ओनली लोकल नोड्स, और डेटा जो है वो लोकल नोड्स के लिए। फिर बता दिया मैंने कि लोकल नोड्स के ऊपर डेटा है, ग्लोबली नहीं है, ग्लोबल स्कीमा के ऊपर नहीं है, उसे जैसा आपने शो करवाना है, एक टाइम के लिए शो हो गया फिर खत्म। बात समझ आ रही है ना? प्रोमिसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी एडवांटेजेस है उसे 4 फंडामेंटल प्रोमिसेस में डिफाइन कर दिया गया है। अगर आप देखें तो पहला जो है प्रॉमिस वो है ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेप्लिकेटेड डेटा। इसे आप, ये एडवांटेजेस है, ये इसकी एबिलिटीज है, रिलायबल एक्सेस टू डेटा थ्रू डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन, इंप्रूव परफॉर्मेंस, इजियर सिस्टम एक्सपेंशन, ये 4 जिसे हम वन बाय वन क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात है ट्रांसपेरेंसी की। अगर आप इन दोनों व्यू के ऊपर नजर देखिए तो ये यूजर व्यू है, ये सिस्टम व्यू है। यूजर व्यू में अगर आप देखिए सिस्टम्स तमाम कनेक्ट है एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेसेस लगी हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी में हम क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं। इस यूजर व्यू में अगर आप देखें तो यूजर समझ रहा है कि तमाम चीजें मेरे ही कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है, हालांकि ये डिफरेंट लोकेशन से आ रही है।
डिफरेंट लोकेशन से आ रही है, डिफरेंट पाथ्स के ऊपर आ रही है, मगर यूजर समझ रहा है कि भाई तमाम कैंपसेस के रिकॉर्ड मेरे ही सिस्टम के ऊपर है, तो हमने उससे इम्प्लीमेंटेशन, स्टोरेज, नेटवर्क, एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क और लोकेशन, नेमिंग, ये तमाम चीजें हमने उससे हाइड की हुई है। जिस तरह आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो आप समझते हैं कि तमाम डेटा मेरे ही कंप्यूटर के ऊपर है, हालांकि वो डिफरेंट सर्वर से आ रहा होता है, डिफरेंट रूट्स के ऊपर आ रहा होता है, डिफरेंट लोकेशन से आ रहा होता है, मगर आपको ये चीजें शो नहीं होती। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर लेते हैं, नेटवर्क को हाइड कर लेते हैं, डेटा को हाइड कर लेते हैं। अगर आप सिस्टम व्यू में देखें तो हर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप यूजर क्यूरी, यूजर रिक्वेस्ट करता है और उसका रिस्पॉन्स मिलता है, यूजर एप्लीकेशन चल रहा है, आपको नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स, ये तमाम डेटाबेसेस आपको नजर आ रहे हैं जो कि कनेक्टेड है। इन तमाम डेटाबेसेस से ये डेटा आ रहा है, मगर यूजर समझ रहे हैं कि भाई ये डेटा तमाम मेरे ही सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को क्या कर लेते हैं जी, हाइड कर लेते हैं। ईच डीएमएस डूइंग डेटा मैनेज एक्टिविटी एट ईच साइड, हर डीबीएमएस यहाँ पे जो लगा है अपने साइड कि वो खुद ही क्या कर रहा है जी, डेटा मैनेज कर रहा है। यूजर क्यूरी और यूजर रिक्वेस्ट, ये यूजर क्यूरी जो नजर आ रही है इसे आप यूजर रिक्वेस्ट भी कहते हैं, जिस तरह आप सर्च इंजन में टाइप करते हैं कोई रिक्वेस्ट और उसका फिर आपको रिस्पॉन्ड मिलता है। सिलेंडर और डेटा स्टोर, तो ये जो सिलेंडर नजर आ रहे हैं आपके पास क्या है जी, डेटा स्टोर, जिसमें आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यहां तक समझ आई। यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू, एक्चुअली यूजर को ये चीज नजर आ रही है और बेसिकली बैकग्राउंड में ये चीज चल रही है, आपको पता चला ना भाई ये सिस्टम ये है, मगर यूज समझ रहे कि तमाम डेटा मेरे ही कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ है, हालांकि उसके कंप्यूटर के ऊपर डेटा नहीं होता, वो तमाम डिफरेंट डेटाबेसेस, डिफरेंट सर्वर से आ रहा होता है। पहली जो तो प्रॉमिस हमने डिस्कस करनी है वो है ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेप्लिकेटेड डेटा। तो इसमें पहला पोर्शन लेंगे हम, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेज सिस्टम, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेटेड डेटा को। पहले मैं स्टार्ट ऑफ द लेक्चर जब हम स्टार्ट कर रहे थे मैंने रेप्लिकास की बात की थी, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जिसने कही कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, क्या करता है जी, हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, किससे जी, यूजर से। और द एडवांटेज ऑफ फुली ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस, जो फुली ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस है, इज द हाई लेवल ऑफ सपोर्ट दैट इट प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्स एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स वो प्रोवाइड करता है कि आप डेवलप करें कम्प्लेक्स एप्लीकेशन को, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज ऑब्वियसली दैट वी वुड लाइक टू मेक ऑल डीबीएमएस सेंट्रलाइज या डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी हो वो फुली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और ये हम कर भी रहे हैं। जब हम सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें आपको खुद ही शो होगा कि भाई उसमें हम जो हमारा स्टोरेज होता है और इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम हाइड रखते हैं यूजर से, ठीक है जी। तो दोनों में ये पॉसिबल है। पहला जो ट्रांसपेरेंसी की जो सब पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, जो सब टाइप है, डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी वो फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड में भी है और सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी है। ये एक वाहिद ऐसी ट्रांसपेरेंसी है जो कि इन दोनों में मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी एंड सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी मौजूद है। सो इन सेंट्रलाइज डेटाबेस, थर्ड पॉइंट, सो इन सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम द ओनली अवेलेबल रिसोर्स दैट नीड टू बी शील्ड फ्रॉम द यूजर, ओनली अवेलेबल रिसोर्स, एक वाहिद रिसोर्स जिसकी जरूरत है शील्ड करें हम, किससे प्रोटेक्ट करें, किससे, द यूजर, वो है डेटा, वो है स्टोरेज सिस्टम। डेटा को हम क्या करेंगे जी, प्रोटेक्ट करेंगे यूजर से कि वो इसे, इसकी डिफिनीशन को चेंज ना करें, इसके स्ट्रक्चर को चेंज ना करें। तो ये दोनों चीजें, ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये आपके पास दोनों में अवेलेबल है, ये आपके पास सेंट्रलाइज में भी है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड में भी है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटेड में भी आपने डेटा को क्या करना जी, प्रोटेक्ट करना है यूजर से कि वो उसको डिफिनेशन में चेंज ना करे, वो उसके स्ट्रक्चर में चेंज ना करे। सेकंड, ये सेंट्रलाइज में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप यूजर, जिस तरह आप डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाते हैं आपने देखा भी होगा, तो उसमें हम एक्चुअल डेटा शो की तरफ यूजर को एक्सेस नहीं देते, यूजर जस्ट उन चीजों पे लगा होता है जिसके हमने उसे ऑथराइजेशन दी है। अब एडमिन की अलहदा ऑथराइजेशन है, उसके लिए अलहदा हमने उन्हें कुछ चीज़ों को ऑथराइजेशन प्रोवाइड की है, और यूज़र का अलहदा है। तो भाई इसी तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटेड में भी और सेंट्रलाइज डेटाबेस में भी डेटा को हमने प्रोटेक्ट करना है, स्टोरेज सिस्टम को हमने प्रोटेक्ट करना है। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा है, इट रिफर टू द इम्यूनिटी, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ यूजर एप्लीकेशन टू चेंज द डिफिनीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा,
कि भाई यूजर एप्लीकेशन को हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कि वो उसके जरिए कोई यूजर डिफिनीशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब डेटा का डिफिनीशन चेंज ना कर सके, ठीक है जी, डेटा को डैमेज ना कर सके। वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी। पहली जो है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, इसमें हम अगर आप देखिए रेफर टू इम्यूनिटी ऑफ यूजर एप्लीकेशन टू चेंज इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मतलब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन हो रही है वो यूजर एप्लीकेशन की हो रही है कि यूजर एप्लीकेशन को इतना प्रोटेक्ट किया जाए कि भाई उसके जरिए कोई यूजर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में चेंजेस ना कर सके। दूसरी बात है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो फिजिकल की बात है, लाजमी बात है स्टोरेज की बात होगी। डील विद हाइडिंग द डिटेल ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे हमने स्टोरेज स्ट्रक्चर की डिटेल हाइड करनी है फ्रॉम यूजर एप्लीकेशन से। तो वही बात हुई, ये ऑथराइजेशन के ऊपर है कि भाई एक बंदे को हमने किस किस चीज़ की ऑथराइजेशन दी है, किस किस चीज़ की नहीं दी है, रोल किसको दिया है और रोल किस किस को नहीं दिया। तो बाज जो यूज़र होते हैं वो एडमिन होते हैं, तो भाई वो अपडेशन एंड डिलीशन कर सकते हैं। बाज जो हमारे पास यूज़र है वो हमारे पास हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हमारे कस्टमर हैं, तो वो जस्ट आइटम परचेज ऊपर के काम हो रहा है या सर्च के ऊपर काम हो रहा है, उसे हम कभी भी अलाउ नहीं करते कि वो डिलीट करे या अपडेट करे रिकॉर्ड्स। तो ये ऑथराइजेशन के ऊपर है। तो इन चीज़ों को हमने क्या करना है जी, प्रोटेक्ट करना है। तो फिर आपको बताऊं कि डेटा इंडिपेंडेंसी एक फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में भी मौजूद है और डेटा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वाले सिस्टम में भी मौजूद है। और वही बात कि वाहिद एक ऐसी चीज़ डेटा है जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे जी, यूज़र से। नेटवर्क एंड और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, बात एक है क्योंकि डिफरेंट साइट के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू हो रही है, नेटवर्क के थ्रू हो रही है, ठीक है जी। तो इसके दो नाम हैं, पेपर में जो भी आए आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। इन डीबीएमएस एनवायरनमेंट सेकंड रिसोर्स ऐसा जो हमने पढ़ा वो रिसोर्स है जिसे हम क्या करना चाहते हैं, नीड टू बी मैनेज इन सच द सेम मैनर द नेटवर्क, इसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रेफरेबली द यूजर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ द नेटवर्क। उसे हमने नेटवर्क की डिटेल नहीं देनी, उसे हमने एक्सटेंस ऑफ नेटवर्क हाइड करना है कि भाई डेटा कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, किस लोकेशन पे है, किस रूट्स के ऊपर आ रहा है, ये तमाम चीजें हमने हाइड करनी है किससे जी, यूजर से, ठीक है जी। इवन हाइडिंग द एक्सटेंस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की मौजूदगी को हमने हाइड करना है। If it is, then there will be no difference between database application that would run on a centralized database and those that would run on a distributed database management system. अगर आपने नेटवर्क की मौजूदगी को हाइड कर लिया तो फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि डेटाबेस रन हो रहा है सेंट्रलाइज के ऊपर या डेटाबेस रन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट या डेटाबेस एप्लीकेशन रन हो रहा है सेंट्रलाइज के ऊपर या डेटाबेस एप्लीकेशन रन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। मतलब यूजर को इस चीज का पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आ रहा है या नहीं मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आ रहा है, मतलब डिफरेंट साइड से डेटा आ रहा है। अगर आप एक्सटेंस को क्या कर ले, हाइड कर ले, सॉरी एक्सटेंट ऑफ नेटवर्क को हम क्या कर ले जी, हाइड कर ले। जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो फेसबुक जब हम लोड करते हैं या हम ट्विटर लोड करते हैं या हम इंस्टाग्राम लोड करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि भाई इसके सर्वर कहाँ पे हैं, किस एरिया पे सर्वर है, कौन सा डेटा आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, किन रोड्स के ऊपर आ रहा है। मुझे तो यही लगता है कि भाई ये डेटा मेरे सिस्टम के ऊपर ही पड़ा हुआ है। जिस तरह आप पबजी गेम खेलते हैं या इसके अलावा जितने फ्रीडम फाइटर्स खेलते हैं तो उसमें अगर आप देखें ना जितना भी डेटा होता है उनके सर्वर से आ रहा होता है। क्या एक सर्वर से आता है? पबजी में आप डिफरेंट सर्वर्स को सेलेक्ट करते हैं, अमेरिकन यूएस का सर्वर सेलेक्ट करते हैं, कनाडा का सर्वर सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट सर्वर्स है उसमें आप जिससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो भाई आपको एक्चुअली लगता है कि ये तमाम डेटा मेरे ही सिस्टम के ऊपर पड़ा है। जिस तरह आजकल आपके ऑनलाइन गेम्स हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऑफलाइन गेम्स का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, हम किसकी तरफ आ रहे हैं, हम ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आ रहे हैं, हम बिग डेटा की तरफ आ रहे हैं, हम डेटा साइंस की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप देखें ना, ऑफलाइन चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे हमें लगता है इस तरह है कि तमाम चीज़ें मेरे ही कंप्यूटर के ऊपर हो रही है, मेरे ही सिस्टम के ऊपर हो रही है, हालांकि डेटा फिचिंग हो रही है। डेटा डिफरेंट सर्वर से आ रहा होता है, डिफरेंट लोकेशन से आ रहा होता है, डिफरेंट रूट्स के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है ना जी। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, जो मेन चीज़ है नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर, इस चीज़ को हम हाइड करते हैं किससे भाई, यूज़र से, कस्टमर से, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज रिफर टू अ नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, दोनों का एक नाम है। इसे आप नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं।
दो सम टाइम टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी आइडेंटिफाई, दो है, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ पे बात ही क्लियर होगी कि भाई ये लोकेशन को वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। नेमिंग ट्रांसपेरेंसी क्या मरद है वो भी डिस्कस करते हैं। पहली बात लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। विद लोकेशन ट्रांसपेरेंसी द यूजर मस्ट नो हाउ द डेटा हैज बीन फ्रेगमेंट। यहाँ पे यूजर को पता है कि डेटा फ्रेगमेंट किस तरह हुआ है। आगे हम चलो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, तो उसे पता है कि डेटा फ्रेगमेंट किस तरह हुआ है, मगर उसे ये नहीं पता, बट स्टिल डज नॉट हैव टू नो द लोकेशन ऑफ डेटा, कि लोकेशन किधर है डेटा की, किस लोकेशन से डेटा आ रहा है, क्या आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। डिफरेंट बात है, फिर उसके हमने बात ये है कि फिर हमने उसके लिए हैकिंग करनी पड़ेगी। यानी एक्चुअली मुझे नहीं पता कि व्हाट्सएप का सर्वर से डेटा किधर से आ रहा है, फेसबुक किधर से आ रहा है। इन चीज़ों को क्या होता है जी, ये हाइड होते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता कि डेटा कहाँ से आ रहा है। फिर जो दूसरी बात है नेमिंग ट्रांसपेरेंसी, तो नेमिंग ट्रांसपेरेंसी मीन दैट अ यूनिक नेम इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन अ डेटाबेस। अब ऑब्जेक्ट से मुराद यानी यूनिक नेम प्रोवाइड करेंगे भाई हर ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस में है। तो आप ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, वो है टेबल। हर एक टेबल का यूनिक नाम होगा, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे एक साइड नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट साइड्स है। और डिफरेंट साइड जो है वो नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं। अब उसका पेशावर कैंपस है, चसद्दा कैंपस है, नौशहरा कैंपस है, मगर है तो नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं ना। तो भाई हर टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए। अगर हमारे पास पेशावर कैंपस में और नौशहरा कैंपस में स्टूडेंट टेबल है, उसका नाम भी स्टूडेंट है, दूसरे टेबल का नाम भी स्टूडेंट है, तो मिक्सअप हो जाएगा। फिर जब आप क्यूरीज चलाएंगे तो वो डेटा आपको लेट सपोज पेशावर वाला चाहिए, वो नौशहरा वाला मिलेगा। बात समझ आई? तो हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक टेबल का यूनिक नाम होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ नेमिंग ट्रांसपेरेंसी, अगर नेमिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर तो तमाम टेबल्स आपको शो होंगे। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप उसमें पहचानेंगे किस तरह, तो फिर आपको रिक्वायर्ड होगा यूजर को कि वो एम्बेड कर सके लोकेशन में, कि किस लोकेशन का डेटा उसे चाहिए, किस लोकेशन के टेबल्स चाहिए, किस साइट्स के टेबल चाहिए। ठीक है बेटा। तो दो ट्रांसपेरेंसी है जो नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी में आपके पास है। टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी जो है वो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में ये होता है कि आप लोकेशन हाइड कर लेते हैं कि डेटा कहाँ से आ रहा है। और नेमिंग ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है भाई, आपके पास हर एक टेबल का यूनिक नाम होता है। और दैट्स जिसकी अगर अगर वो आपके पास यूनिक नेम आप नहीं रखेंगे तो फिर आपके मसला बनेगा। क्योंकि आप तो क्यूरी टाइप कर रहे हैं, तो आपने लेट सपोज पेशावर का डेटा चाहिए, या लेट सपोज ग्लोबल यूजर क्यूरी टाइप कर रहा है जिसने तमाम डेटा उठाना है, मगर उसने तमाम नहीं उठाना, उसने जस्ट पेशावर और नौशहरा को उठाना है, तो शायद इसमें चासद्दा मर्दान वाला भी आ जाए, क्योंकि नाम तो सेम है। तो फिर वो क्या करेगा, उसके लिए फिर हमने लोकेशन नेम्स इंसर्ट करने हैं कि भाई इस लोकेशन का डेटा हमें चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आई? थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।